सारा डेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना से लेकर 1947 की आजादी तक के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों का मतलब एक बहुत ही विस्तृत कच्चा चिट्ठा है। सही कहा। तो आज हम इन दस्तावेजों की तह तक जाएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ तारीखें या नाम रटना नहीं है, बल्कि इस विशाल जानकारी से उन महत्वपूर्ण ज्ञान के मोतियों को निकालना है जो हमें ये समझा सकें कि ये सब वास्तव में काम कैसे कर रहा था। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध का वो समय था जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण अपने चरम पर था। तो उस शुरुआती माहौल को हम कैसे समझें? मतलब ये लोग अचानक से एक मंच पर कैसे आ गए? अगर हम उस समय की जमीनी हकीकत को समझें तो 1885 का वो दौर एक बहुत ही तीव्र अंतर्विरोध का गवाह था। अच्छा। एक तरफ तो ब्रिटिश साम्राज्य का कड़ा शिकंजा था जो हर उठने वाली आवाज को कुचलने के लिए तैयार था, और दूसरी तरफ नया पढ़ा लिखा भारतीय मध्यम वर्ग जिन्हें एक आवाज चाहिए थी, एक मंच चाहिए था उन्हें। जी बिल्कुल। तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो हुआ वो महज एक राजनीतिक दल का जन्म नहीं था। W.C. बैनर्जी उस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और उनके साथ दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जैसे दूरदर्शी लोग एक ऐसे राष्ट्र की नींव रख रहे थे जिसका उस समय तक कोई क्या कहते हैं कोई स्पष्ट नक्शा ही नहीं था। रुकिए, यहाँ मेरे मन में हमेशा से एक सवाल रहा है और मुझे यकीन है कि इतिहास में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति ने यह सुना होगा। कौन सा सवाल? जब हम कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो एक बहुत ही मशहूर सेफ्टी वॉल्व यानी प्रेशर कुकर की सीटी वाली थ्योरी का जिक्र आता है। हाँ, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। हाँ, मतलब कहा जाता है कि कांग्रेस को खुद ब्रिटिश साम्राज्य ने A.O. ह्यूम नाम के एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी के जरिए बनवाया था ताकि 1857 जैसे किसी भयंकर जनविद्रोह से बचा जा सके। तो क्या ये सिर्फ अंग्रेजों की एक चालाकी थी या फिर हमारे राष्ट्रवादी नेता उस समय एक तड़ित चालक यानी लाइटनिंग रॉड का इस्तेमाल कर रहे थे? ये सवाल बहुत ही शानदार है और सच कहूं तो ये दोनों ही दृष्टिकोण उस समय के ऐतिहासिक विमर्श के बिल्कुल केंद्र में थे। अच्छा। हाँ, लाला लाजपत राय जैसे कई मुखर राष्ट्रवादियों का उस समय साफ मानना था कि A.O. ह्यूम और वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने मिलकर वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए एक दबाव निकासी यंत्र ही बनाया था। मतलब अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इसे बनाया। और पता है, ब्रिटिश अधिकारी खुद भी ऐसा ही मानते थे। 1901 में लॉर्ड कर्जन का एक बयान इस बात को पूरी तरह साबित करता है। कर्जन? वही कर्जन जिसने बाद में बंगाल का विभाजन किया था। बिल्कुल वही। उसने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? उसका नजरिया तो हमेशा भारतीयों को नीचा दिखाने का ही रहता था। कर्जन का उद्धरण बहुत सटीक है यहाँ। उसने कहा था कि कांग्रेस अस्थिर और विस्फोटक घटकों को बाहर निकालने का मार्ग देती है। यह लोगों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की अनुमति देती है जो अन्यथा सार्वजनिक सद्भाव को खतरे में डाल सकते थे। बाप रे, ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि अंग्रेज सोच रहे थे कि वो बहुत चतुराई से A.O. ह्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, लेकिन भारतीय नेता इतने भोले तो नहीं रहे होंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आधुनिक इतिहासकार इस कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। वो क्या? उनका तर्क ये है कि ये पूरी तरह से भारतीय शिक्षित वर्ग का अपना स्वदेशी आंदोलन था। बात ये थी कि उस समय ब्रिटिश शासन इतना क्रूर था कि अगर भारतीय खुद एक राष्ट्रीय संगठन बनाते तो अंग्रेज उसे पैदा होते ही कुचल देते। यानी भारतीयों ने एक अंग्रेज, मेरा मतलब है ह्यूम को ही सामने खड़ा कर दिया। एकदम सही। ताकि ब्रिटिश सरकार को लगे कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। ये तो ह्यूम को एक सुरक्षा कवच बना लेने जैसी बात हुई। जी हाँ, नवजात आंदोलन को औपनिवेशिक दमन की शुरुआती बिजली से बचाने के लिए ह्यूम एक तड़ित चालक बन गए। वाह। अंग्रेज सोचते रहे कि वे भारतीयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वास्तव में भारतीय नेता एक ऐसा सुरक्षित मंच तैयार कर रहे थे जहां से वो राष्ट्रीय एकता स्थापित कर सकें। यह एक बहुत ही चतुर शुरुआत थी। लेकिन अगर हम इस दस्तावेज में आगे बढ़ें तो 1885 से 1905 तक के इस शुरुआती 20 साल के चरण को उदारवादी या मॉडरेट चरण कहा जाता है। मॉडरेट चरण। अब सच सच बताइए, क्या ये चरण बहुत ही धीमा और उबाऊ नहीं था? उबाऊ? हाँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे ये लोग साल में एक बार मिलते थे, सूट बूट पहनकर अंग्रेजी में भाषण देते थे और केवल याचिकाएं लिखकर ब्रिटिश सरकार को भेज देते थे।
इसमें कोई क्रांति तो नजर नहीं आती। मैं समझ सकती हूँ कि बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन उस धीमेपन की हकीकत कुछ और थी। ये चरण धीमा जरूर दिखता है, पर ये कमजोर बिल्कुल नहीं था। अच्छा, कैसे? जरा सोचिए, उस समय तक भारतीयों को ये लगता था कि अंग्रेज भारत के भले के लिए यहाँ हैं। इन उदारवादी नेताओं ने सबसे बड़ा काम ये किया कि उन्होंने तर्क और आंकड़ों के माध्यम से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का पूरा पर्दाफाश कर दिया। जैसे दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, बल्कि अंग्रेजों के न्यायप्रिय होने का भ्रम तोड़ने की प्रक्रिया थी। जी लेकिन मुझे मेरे डेटा टेबल में अध्यक्षों के नामों का एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है। हाँ, बताइए। 1887 में मद्रास में अधिवेशन होता है और सैयद बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बनते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। हाँ, और फिर 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बनते हैं। ये अलग अलग धर्मों और यहाँ तक कि एक अंग्रेज को अध्यक्ष बनाने के पीछे क्या रणनीति थी? यही तो इनकी दूरदर्शिता थी। बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बनाने का स्पष्ट संदेश ये था कि ये संगठन केवल हिंदुओं का नहीं है, बल्कि पूरी विविधता का है। वे ब्रिटिश सरकार को दिखाना चाहते थे कि हमारी मांगे इतनी न्याय संगत हैं कि खुद अंग्रेज बुद्धिजीवी भी हमारे साथ खड़े हैं। ये तो बहुत ही रणनीतिक पीआर लगता है। और शायद इसी के तहत 1889 में सर विलियम वेडरबर्न के समय बॉम्बे में और 1890 में फिरोज शाह मेहता के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने लंदन में अधिवेशन करने की सोची थी। जी हाँ, वे बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि लड़ाई सिर्फ भारत की सड़कों पर नहीं, बल्कि ब्रिटिश संसद के अंदर भी लड़नी है। और ये भी दिलचस्प है कि 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में जहां दिनशॉ ई वाचाध्यक्ष थे, पहली बार महात्मा गांधी मंच पर दिखाई दिए थे। हाँ, वो एक ऐतिहासिक संयोग था। मतलब वो सिर्फ एक छोटी सी उपस्थिति थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे भविष्य के एक बहुत बड़े तूफान का पूर्वाभास था। बिल्कुल, लेकिन आर्थिक मोर्चों पर भी ये उदारवादी शांत नहीं बैठे थे। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन का उदाहरण लीजिए। रहीमतुल्ला एम सयानी वाला अधिवेशन। जी, इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अरे वाह! इसने नीरस राजनीतिक मांगों में एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक ऊर्जा भर दी। और 1895 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और 1999 में रोमेश चंद्र दत्त ने किसानों के लिए भू राजस्व को स्थायी करने की पुरजोर मांग उठाई। लेकिन यहाँ आकर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बंगाल विभाजन। हाँ, अक्सर हम स्वतंत्रता संग्राम को एकजुट मानते हैं, लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। लोगों को अब वो विनय और प्रार्थना की राजनीति एकदम अपर्याप्त लगने लगी थी। बिल्कुल, लोग बहुत गुस्से में थे। और इसी गुस्से का नतीजा था 1907 का मशहूर सूरत अधिवेशन, जहां नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच जो ऐतिहासिक विभाजन हुआ, उसने तो आंदोलन को ही पटरी से उतार दिया था। है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम इसके पीछे के कारणों को समझें, तो ये रातों रात नहीं हुआ था। इसके बीच 1905 के बनारस अधिवेशन में ही बोए जा चुके थे, जहां गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। स्वदेशी की शुरुआत। हाँ, गरमपंथियों को ये समझ आ गया था कि अब केवल चिट्ठियां लिखने से काम नहीं चलेगा। वे सड़कों पर उतरकर बहिष्कार चाहते थे। और फिर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज का लक्ष्य रखा। सही कहा, नौरोजी ने स्वराज, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित किए। तो फिर 1907 में झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि नरमपंथियों के लिए ये बहुत उग्र था और गरमपंथियों के लिए ये काफी नहीं था। इसी वैचारिक टकराव के कारण 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता वाले सूरत अधिवेशन में मंच पर कुर्सियां चल गईं। बाप रे, कुर्सियां चल गई? जी हाँ, और संगठन दो फाड़ हो गया। तो क्या ये विभाजन आंदोलन के लिए बुरा नहीं था? अल्पकालिक रूप से हाँ, लेकिन दीर्घकालिक रूप से इसने राष्ट्रवाद की एक नई उमंग को जन्म दिया। इसी का उदाहरण हमें 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में मिलता है, जहां B.N. धर अध्यक्ष थे। 1911, जहां पहली बार जनगणमन गाया गया। बिल्कुल, एक नया सांस्कृतिक गौरव जाग रहा था। और 1909 के लाहौर अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय जी ने धर्म आधारित पृथक निर्वाचक मंडल की कड़ी निंदा भी की थी। तो ये बिखराव खत्म कैसे हुआ? क्योंकि बिना एकजुट हुए तो बात बनते नहीं। ये बिखराव खत्म हुआ 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता A.C. मजुमदार कर रहे थे। लखनऊ पैक्ट। जी, ये सिर्फ गरमपंथियों और नरमपंथियों का पुनर्मिलन नहीं था, बल्कि ये एक मास्टर स्ट्रोक था
कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक रणनीतिक गठबंधन कर लिया था यानी अंग्रेजों की बांटो और राज करो का सीधा जवाब। और इसी बढ़ती समावेशिता का परिणाम था कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। बिल्कुल, और अब मंच तैयार था उस व्यक्ति के प्रवेश के लिए जिसने इस पूरे संगठन का डीएनए ही बदल दिया, महात्मा गांधी। हाँ, 1919 से 1939 का गांधीवादी युग। अगर मैं इसके लिए एक रूपक का इस्तेमाल करूं तो ये कुछ ऐसा था जैसे कोई शांत कॉरपोरेट बोर्डरूम की मीटिंग अचानक से सड़कों पर एक विशाल जनसभा में बदल गई हो। बहुत ही सटीक रूपक है ये। मतलब जो कांग्रेस केवल अंग्रेजी बोलने वाले वकीलों की चर्चा सभा हुआ करती थी, वो रातों रात एक जन आधारित संगठन कैसे बन गई? इसका सबसे बड़ा प्रमाण है 1920 का नागपुर अधिवेशन, जहां सी विजयराघवाचार्य अध्यक्ष थे। यहां गांधी जी के प्रभाव में कांग्रेस का एक नया संविधान अपनाया गया। उस नए संविधान ने जमीनी स्तर पर क्या बदलाव किए? 2 सबसे बड़े बदलाव। पहला, कांग्रेस की समितियों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। यानी अब काम अंग्रेजी में नहीं? बिल्कुल, अब प्रांतीय कमिटियां स्थानीय भाषाओं के हिसाब से बनेंगी। मद्रास में तमिल में, गुजरात में गुजराती में। और दूसरा बदलाव, सदस्यता शुल्क को घटाकर केवल 4 आना कर दिया गया। बस 25 पैसे? हाँ। यानी अब कोई भी गरीब किसान इसका सदस्य बन सकता था। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा से जो गुस्सा देश में था, उसे अब एक दिशा मिल रही थी। बिल्कुल। और इसके बाद आप अध्यक्षों की श्रृंखला देखिए। 1921 में अहमदाबाद में हकीम अजमल खान, 1922 में गया में CR दास, जहां स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और फिर आता है 1924 का ऐतिहासिक बेलगाम अधिवेशन। ये वही है ना जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र सत्र था? जी हाँ, उस एक अधिवेशन ने देश के हर गुट के सामने गांधी जी के नेतृत्व को पूरी तरह पुख्ता कर दिया। और 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, जो महिलाओं के घर से निकलकर आंदोलन में शामिल होने का प्रतीक था। जैसे जैसे हम 1920 के दशक के अंत की ओर बढ़ते हैं, दस्तावेजों में, मांगों में एक आक्रामकता दिखती है। जैसे 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार, MA अंसारी की अध्यक्षता में। हाँ, लेकिन मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो था 1929 का लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यहाँ पहली बार पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। जी, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अचानक से पूर्ण स्वराज क्यों? पहले तो यूरोप डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे ना? ये समझना बहुत जरूरी है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि सरकार भारतीयों की होगी, लेकिन देश का असली मुखिया ब्रिटिश राजा ही रहेगा। लेकिन जुलाई 1929 में लॉर्ड इरविन ने एक बयान दिया। उसने कहा, हमें एक ऐसे मुखौटे की आवश्यकता है जो सत्ता के वास्तविक तंत्र को हमारे हाथों में सुरक्षित रखे। अरे बाप रे! यानी वो भारतीयों को केवल डोमिनियन स्टेटस का एक दिखावटी झुंझुना पकड़ाना चाहते थे, असली ताकत अपने पास रखना चाहते थे। बिल्कुल। और जैसे ही कांग्रेस को ये समझ आई, उन्होंने लाहौर अधिवेशन में उस मुखौटे को ठुकरा दिया और पूर्ण आजादी की मांग की। बहुत खूब। इसके बाद 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक और मील का पत्थर आया। हाँ, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव। जी, मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर जो प्रस्ताव पारित हुए, उन्होंने आजादी से पहले ही भविष्य के स्वतंत्र भारत का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। सही कहा। स्रोतों में 1937 के फैजपुर अधिवेशन का भी जिक्र है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये पहला अधिवेशन था जो एक छोटे से गांव में आयोजित हुआ था। ये किसानों और ग्रामीण भारत की वास्तविक समस्याओं से जुड़ने का रणनीतिक जवाब था। लेकिन अगर हम पार्टी के भीतर झांकें तो 1930 के दशक के अंत में एक नया वैचारिक संघर्ष जन्म ले रहा था। आप सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच के तनाव की बात कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के भीतर एक तरफ समाजवादी और युवा विंग थी जिसका नेतृत्व बोस कर रहे थे, और दूसरी तरफ गांधी जी की पुरानी विचारधारा थी। यही तनाव 1938 के हरिपुरा और फिर 1939 के त्रिपुरी संकट में विस्फोट के रूप में सामने आया है ना? जी, त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार को हरा दिया था। ये वैचारिक मतभेद असल में था क्या? हम इस पर कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे, बस ऐतिहासिक तौर पर समझना चाहते हैं। ऐतिहासिक तौर पर ये मतभेद मुख्य रूप से रणनीति का था।
बोस मानते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और ये अंग्रेजों पर प्रहार करने का सबसे सही समय है। जबकि गांधी जी अभी एक और बड़े जन आंदोलन के लिए देश को तैयार नहीं मानते थे। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि असहयोग के चलते अंततः बोस को इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम कोई एक दिशा में चलने वाली मशीन नहीं थी। इसमें अलग अलग विचारधाराएं टकरा रही थी। बिल्कुल। खैर, अब हम 1940 के रामगढ़ अधिवेशन तक पहुंचते हैं, जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष चुने गए। ये भारत छोड़ो आंदोलन से ठीक पहले का तनावपूर्ण सत्र था जी। लेकिन यहां मेरे सामने रखे इस डेटा टेबल में अचानक से एक सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा? हाँ, 1941, 42, 43, 44, 45 इन 5 सालों के आगे कोई अधिवेशन दर्ज नहीं है। एक पूरा ब्लैंक स्पेस है। जब आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही थी, तब ये 5 साल का सन्नाटा क्यों? ये इस पूरे डेटा का सबसे बड़ा आम मोमेंट है। अच्छा। आप सोचिए, जब करो या मरो का नारा गूंज रहा था, तब कांग्रेस कोई औपचारिक बैठक क्यों नहीं कर रही थी? इसका ऐतिहासिक कारण यह है कि 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होते ही रातों रात कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व जेलों में ठूस दिया गया था। पार्टी को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसका मतलब है कि बाहर कोई बड़ा नेता था ही नहीं जो टेंट लगवाकर अधिवेशन कर सके। लेकिन आंदोलन तो फिर भी चलता रहा। बिल्कुल। सड़कों पर जनता खुद अपना नेतृत्व कर रही थी और यही इस सन्नाटे की सबसे बड़ी जीत है। ये 5 साल का सन्नाटा इस बात का सबूत है कि ब्रिटिश शासन की मशीनरी पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। आजादी की भावना अब किसी नेता या औपचारिक अधिवेशन की मोहताज नहीं थी। क्या बात है। और जब नेता जेल से छूटे और 1946 में मेरठ में जेबी कृपलानी के नेतृत्व में अगला अधिवेशन हुआ, तो हवा पूरी तरह बदल चुकी थी। जी, 1946 का मेरठ अधिवेशन आजादी से पूर्व का अंतिम संगठनात्मक अधिवेशन। मुझे यकीन है कि यहाँ माहौल तनाव का ज्यादा रहा होगा, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ विभाजन की चुनौती भी सामने थी। बिल्कुल। ब्रिटिश समझ चुके थे कि अब बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त आ गया है और दशकों के इस जटिल संघर्ष ने अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बना दिया। वाकई क्या अद्भुत यात्रा रही है यह। 1885 में बॉम्बे के उस कमरे में मात्र 72 लोगों से शुरू होकर एक विशाल राष्ट्र के जन्म तक का सफर। इन अधिवेशनों के विकास ने सचमुच देश में एक लोकतांत्रिक स्वभाव को बहुत गहराई तक उतार दिया। और इन सभी दस्तावेजों को खंगालने के बाद एक अंतिम विचार जो मेरे मन में उभरता है वो ये है कि हर साल एक नए शहर में अधिवेशन आयोजित करना और हर बार अलग अलग पृष्ठभूमियों से अध्यक्ष चुनना, ये केवल अंग्रेजों से आजादी पाने की रणनीति नहीं थी। तो फिर इस परंपरा का असली मर्म क्या था? ये वास्तव में लोकतंत्र का अभ्यास था। ये एक लगातार चलने वाला संवाद था। जो वैचारिक संघर्ष हमने देखे, नरमपंथी बनाम गरमपंथी, गांधी बनाम बोस, ये टकराव नहीं थे बल्कि निरंतर आंतरिक मंथन थे। बहुत सही बात कही आपने। इन्हीं मंथनों ने भारत को एक ऐसी मजबूत लोकतांत्रिक संस्कृति दी जो आज भी हमारी इतनी बड़ी विविधता को संजोने में सक्षम है। ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक सोच का निर्माण था। एक बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु। बॉम्बे के उस छोटे से कमरे में केवल अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक संगठन नहीं बना था, बल्कि एक ऐसी संस्कृति की नींव रखी गई थी जो असहमतियों को साथ लेकर चलने का साहस रखती थी। बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं के लिए ये सोचने का विषय है कि जिन वैचारिक संघर्षों और खुले संवाद ने इस देश की नींव इतनी मजबूत रखी, क्या आज हम उस संवाद की परंपरा को उसी गहराई से निभा रहे हैं? इसी विचार के साथ इतिहास के पन्नों से जुड़े हमारे आज के सफर को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ अगली बार एक नए विषय की तह तक जाने के लिए।